we are talking about Pakistan-US relations. So, as far as Pakistan-US relations are concerned, so these are basically the complex relations which are based on roller coaster terminology. Like कभी हमारा जो relation था अमेरिका के साथ वो ऊपर जाता है, कभी वो relation नीचे आता है. This is just due to the strong alignment and deep estrangement. और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी transactional और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि हम यूएस के साथ कैसा रिलेशन रखेंगे. सो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे पास टोटल 3 एराज़ हैं जिसमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज होती रही है, वो शिफ्ट होती रही है. कभी हम अलाइंड करते रहे हैं अमेरिका के साथ, कभी हम जो है वो उसको छोड़ के दूसरे ब्लॉक जिसको हम कम्युनिस्ट ब्लॉक कहते हैं उसको ज्वाइन करते रहे हैं. America was supporting the capitalist bloc. On the other hand, Russia was supporting the communist bloc. But due to the initial challenges of Pakistan and Pakistan being influenced by the Britishers, पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि वी विल गो टूवर्ड्स द कैपिटलिस्ट ब्लॉक. तो हमने अपने रीजन के ब्लॉक को छोड़ के यूएस के ब्लॉक को ज्वाइन किया और हमने यूनाइटेड नेशन में 1949 के अंदर 1948 में ज्वाइनिंग दी. और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारी यूएस के साथ अलाइनमेंट शुरू होती है जब 1950s में लियाकत अली ख़ान विज़िट करते हैं अमेरिका का. दे विज़िट देयर एंड उन्होंने ये कहा जाके कि हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ स्ट्रांगली खड़े हैं. और इसके बाद क्या होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर द 3 इयर्स अमेरिका जो है वो अपना एक अलाइंस बनाता है जिसको हम कहते हैं सेंटो. पाकिस्तान ज्वाइन करता है 1954 में सेंटो को और फिर 1955 में वो सीटो को ज्वाइन कर लेता है. आफ्टर ज्वाइनिंग दिस, अब जितनी भी रीजनल कंट्रीज़ थी दे वर वेल नोन अबाउट दिस कि पाकिस्तान इज़ इन द कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड दे आर अलाइंड विद अमेरिका. बट ऑन द अदर हैंड चाइना जो था दैट वाज इन द ट्रबल क्योंकि वो शुरू के इनिशियल जो चैलेंजेस थे उनको उनकी जो दलाई लामा एपिसोड थी उसकी वजह से दे वर नॉट लुकिंग टू द पाकिस्तान. ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि 1965 और 1971 की वॉर होती है. 1960s तक इंडिया और चाइना के रिलेशंस हिंदी चीनी भाई भाई का रिलेशन था. बट राइट आफ्टर द पॉलिटिकल मैप डिस्क्लोजर, जब डिस्क्लोज़ किया गया पॉलिटिकल मैप, तो उसमें आपके जो चाइनीज़ हैं दे डिमांडेड 5 स्टेट्स 5 फिंगर्स कि ये हमारा एरिया है, जिस पर इंडिया ने कंसर्न्स ज़ाहिर किए. इस 5 फिंगर्स के अंदर आपका पाकिस्तान का कुछ एरिया था जिसको हम कहते हैं शख्सगाम वैली, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एरिया बनता है. इसी वजह से हमने अपना शिफ्ट करने की सोची कि हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करें. इट वाज़ द फर्स्ट टाइम कि हमारे पास एक मौका था कि हम इंडिया की, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडो सेंट्रिक थी, तो हम इसमें बेनिफिट ले सकते थे चाइना से रीजन के अंदर. इसीलिए हमने ज्वाइन कर लिया चाइना को. फिर 1965 और 1971 में बीइंग द पार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट ब्लॉक वी डिमांडेड फ्रॉम अमेरिका कि अमेरिका हमारी मिलिट्री सपोर्ट करे ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1965 एंड 1971. बट इन दोनों वॉर्स में अमेरिका ने स्ट्रांगली हमारे ख़िलाफ़ जो है वो आम जो है वो एम्ब्रेगोज़ नाफिज किए कि हम किसी तौर पे भी आपको इस वॉर के अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे. राइट आफ्टर दैट इन 1970s जब आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई, दे डिसाइडेड एंड टू चेंज देयर फॉरेन पॉलिसी. उन्होंने इस चीज़ का डिसीजन लिया कि वी विल गो अगेन टू द रशियन ब्लॉक, द कम्युनिस्ट ब्लॉक. एंड ही वेंट टू रशिया एंड ही डिमांडेड फॉर अ स्टील मिल, जिस पर रशिया ने स्टील मिल बनाने का फ़ैसला किया और उन्होंने कराची स्टील मिल्स पाकिस्तान को बना के दी. देन 1970s में ही पाकिस्तान ने ये सोचा कि हम जो है वो चाइना और अमेरिका और रशिया इनके आपस में जो है वो मुज़ाकरात करवाएं. और इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने निक्सन विज़िट को सपोर्ट किया कि इनके आपस में अलाइंस दोबारा से बन सकें. बट अनफॉर्चुनेटली विद द कंसर्न्स ऑफ रशियंस ये कामयाब ना हो सके. फिर 1979 से लेकर 1988 तक हम एक बार फिर यूएस को हमारी ज़रूरत पड़ी इन अफ़गानिस्तान रीजन. और अफ़गानिस्तान में जिहाद मूवमेंट स्टार्ट हुई
जिसको स्ट्रॉन्गली सपोर्ट किया गया बाय पाकिस्तान इन द गवर्नमेंट ऑफ जनरल ज़ियाउल हक। जनरल ज़ियाउल हक ने डिमांड की इन दिस द वेरी important case is the case of peanuts, when General Ziaul Haq said that when America was offering the military aid to Pakistan to fight against the USSR or Soviet Union, जनरल ज़ियाउल हक ने डिमांड की कि हमें और ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट और मिलिट्री इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जिस पर अमेरिका ने अपना फ़ायदा सोचते हुए हमारे साथ सपोर्ट करने का फ़ैसला किया। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, या हम उसको न्यूक एरा भी कहते हैं, न्यूक एज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 1990s में जैसे ही जनरल ज़ियाउल हक का इंतकाल होता है, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ही अमेरिका ने डिमांड किया कि द मिलिट्री इक्विपमेंट दैट वाज गिवन टू पाकिस्तान ड्यूरिंग दिस अफ़गानिस्तान जिहाद मूवमेंट, हमें जितना भी हमारा असला था वो वापस किया जाए। जिस पर जनरल ज़ियाउल हक decided to give them back their F-16 jets, बट दरमियान में एक इंसिडेंट होता है रावलपिंडी के अंदर, जहाँ पर रावलपिंडी के अंदर मिलिट्री की जो फैक्ट्री है उसमें आग लग जाती है, और उसके बाद पाकिस्तान ये कह देता है अमेरिका को दैट वी लॉस्ट ऑल द इक्विपमेंट्स एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली सम स्मॉलर इक्विपमेंट, और वो आपने वापस कर दी। बट 1990s में जब उन्होंने हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट लगाई, तो उसके ज़रिए उन्होंने जितनी भी मिलिट्री एड वो पाकिस्तान को दे रहे थे फॉर द पर्पज़ ऑफ एवैक्यूएशन ऑफ रशिया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन, तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट लगा के तमाम मिलिट्री एड रोक दी। यहाँ पर हमारा एक दफ़ा फिर से अमेरिकन अलाइनमेंट के साथ जो फॉरेन पॉलिसी हमारी अलाइन थी वो दोबारा से चेंज हो गई। फिर हमारा 1998 में जब पाकिस्तान बिकेम द न्यूक्लियर पावर, 8 में जब पाकिस्तान और इंडिया ने एक साथ न्यूक्लियर अटैक्स किए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की, और ये दिखाया दुनिया को दैट वी आर द न्यूक्लियर पावर नाउ। तो इन रिस्पॉन्स अमेरिका ने ये देखा दैट नाउ पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर, सो उन्होंने दोबारा से अपनी फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट करके पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा से बनाने शुरू किए। लेकिन 1999 की वॉर के अंदर जब कारगिल के मैदान पर पाकिस्तान की फ़ौजें उतरीं और दे वर ऑलमोस्ट विनिंग दैट पर्टिकुलर कारगिल वॉर, तो इस पर अमेरिका ने ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो उन्होंने जाके वहाँ पर दोबारा से एक कंसर्न ज़ाहिर किया कि पाकिस्तान ने हमारे इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है, तो यूएस ने दोबारा से डी एस्केलेशन की बाय द हेल्प ऑफ क्लिंटन। इसमें यूएस ने अपना रोल प्ले किया और यूएस सामने आ गया एंड दे सेड पाकिस्तान टू एवैक्यूएट फ्रॉम कारगिल। फिर उसके बाद हमारी दोबारा से शिफ्ट होती है फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द पोस्ट 9/11। 9/11 पर जब अमेरिका के अंदर दो ट्विन टावर्स के ऊपर जहाज़ मल्टीपल एयरपोर्ट से उड़कर आकर टकराते हैं, तो अमेरिका ने ये दोबारा से रियलाइज़ किया दैट नाउ इट इज़ अगेन अ नीड ऑफ बीइंग अलाइंड विद पाकिस्तान। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोबारा से अलाइन करना शुरू किया। दे डिमांडेड पाकिस्तान टू फाइट अगेंस्ट वॉर ऑफ टेरर, एंड पाकिस्तान वाज अ फ्रंट लाइन अगेंस्ट वॉर ऑफ टेरर। Pervez Musharraf demanded from America to give the military equipment and military support to fight against the war on terror that was being conducted in Pakistan's northern part and the western part like FATA and other regions. इसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी दोबारा से एक दफ़ा अमेरिका के साथ अलाइन करती है। But after the 2011 assassination of Osama bin Laden in Abbottabad region of Pakistan, there again the shift of foreign policy continued, और फिर 2014 के से लेकर 2017 के अंदर जो यूएस के ड्रोन अटैक्स होते हैं उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई जाती है इन द वेस्टर्न इन द केपी वेस्टर्न रीजन्स ऑन इन साउथ वज़ीरिस्तान एंड नॉर्थ वज़ीरिस्तान, एंड बिकॉज ऑफ दिस पाकिस्तान को दोबारा से अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अमेरिका के साथ अलाइनमेंट से हटानी पड़ती है। एंड नाउ in 2019, after the new National Action Plan of 2015 and the new foreign policy of Pakistan
designed by Mueed Yusuf, who was the legal advisor of Imran Khan. He decided to shift the Pakistan's foreign policy from Indo-centric towards the economic oriented foreign policy. ये तो हमारी बात होगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के आपस में रिलेशंस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। Pakistan is a geopolitically located in a region at the point of South Asia where it is a very crucial ally for America. Just because of the hegemonic influence of America, they want कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर अपना स्टे कंटिन्यू रखें। दिस उन्होंने इस चीज़ की कोशिश की कि हम अफ़गानिस्तान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखें, बट अल्टीमेटली उनको इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल बैक फुट पे जाना पड़ा और उन्होंने 2021 के अंदर अपनी फोर्सेस को अफ़गानिस्तान के अंदर से एवैक्यूएट कर दिया। बट थ्रू आउट देयर जर्नी इन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान वाज द फ्रंट अलाई ऑफ अमेरिका, बट अमेरिका सेड दैट डू मोर एंड देयर डू मोर पॉलिसी मेड द कंसर्न्स फॉर पाकिस्तान कि हम इतना कुछ अमेरिका के लिए करते रहे लेकिन अमेरिका ने हमें उसका कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। देन Pakistan is really important for America, especially for the Middle East region as well. Like Pakistan is the gateway towards the Middle East, और Middle East के अंदर जितनी भी राइवलरी है ईरान के साथ अब आपके अमेरिका की, उसने भी आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने की कोशिश की। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस की पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि यूएस इज़ अ ग्लोबल पावर and they are superpower with a significant economy, military and political influence. The political influence over all the organizations like United Nations, as you all know that USA is the veto power in United Nations organization, and they are the global superpower and the hegemonic power in this particular world due to their strong military, due to their hard power. Like Likewise, if we talk about Pakistan, Pakistan it is very important for its geopolitical location and its aim towards the counter-terrorism, which is mainly supported by America, but for their own cause. If we talk about Pakistan, so Pakistan is a very important regional player, and after the confrontation of Pakistan and India, the US realized this that पाकिस्तान के बजाय हमारा कहीं पे भी काम नहीं चल सकता। और दूसरी बात, पाकिस्तान यूएसए के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है इन नाउ अ डेज? बिकॉज द ट्रम्प्स पॉलिसी ऑफ डिग बेबी डिग और यू कैन से ड्रिल बेबी ड्रिल, इसके अंदर वो रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं जिनको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनको पाने के लिए जो आपके पास पाकिस्तान के पास जो बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए या उनको हासिल करने के लिए यूएसए इज़ अगेन अलाइनिंग विद पाकिस्तान। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट the scopes of the good relations between these both countries, so there are multiple scopes like security scopes, economic scope, regional politics, cultural exchange, etc. If we talk about the benefits of good relations, the economic and the security, they are mainly for Pakistan as well as US. US being the largest trading partner and having a key source of FDI for Pakistan is giving the economic aid to Pakistan through IMF. IMF is centralizing us and they are demanding us for our positive response towards US. But Pakistan, being the greatest export market for America, is really important for America because Pakistan exports agricultural products as well as the uh, the surgery equipments as well as the textile to America. But currently, as you know, that our agriculture is not flourishing, so the Americans are thinking for the rare materials that are present in Balochistan. Why? Well, if you talk about the security, so America is deeply concerned with Afghanistan stability, and they are very close to us for this particular purpose.
That is why they are giving us security financial aid, and पाकिस्तान के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for security and financial aid. If we talk about modernization of armed forces, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, they are doing the military exercises for their own advancement, और इसके लिए भी अमेरिकन जेट्स और अमेरिका की जो superiority है in their military sector, that is really important for Pakistan. If we talk about the third point, that is Afghanistan stability. The Afghanistan stability is primarily important for Pakistan because if the Afghanistan will be stable, there will be stability in Pakistan as well. If we talk about the regional benefits, so there is a need of strategic counterbalance to the regional rivals like India as well as the the TTP and the other counter rivals. If we talk about the containment of Soviet, it was the background, like Russia was um, acquiring that particular land of Afghanistan to build their own hegemony. But for the containment of Soviet Union or Russia in present days, it is really important for America to be aligned with Pakistan. If we talk about the Pakistan's importance in the region as well, so the war on terror is really important. And for the war on terror, which is having the benefits for both Pakistan as well as US, US for their influence as well as for Pakistan for their own national security. If we talk about the political benefits, UN is influenced by America, and America is the veto power whenever we go for our issue of Kashmir. So mainly America doesn't support us because they are not they are the veto power, and they have this power to they have the power to resolve this issue, but they are not doing that. They want Pakistan to lay down in front of them in this particular issue, but Pakistan is continuously trying to solve out this problem of Kashmir. While we talk about the coordination on international issues, now we are talking about the platforms for which are projecting our foreign policy. Like Pakistan is going towards SCO and BRICS to counter the Americans' hegemonic multipolar system. But in this particular thing, the Americans have multiple concerns over Pakistan, that they are joining Chinese and the Russian bloc, that is that is against the American blocs. There are multiple challenges like economic challenges for Pakistan, security challenges for Pakistan, the regional challenges as well as the political challenges. If we talk about the internal political challenges, there are multiple concerns. Our political parties, they mostly say that the political alignment with America is pattern client dynamic. Like we are the slaves of America, we always do whatever they want. But there are multiple religious parties in our country. They are provoking the anti American sentiments, which is also a challenge for Pakistan to build the good relations with America. And then, as we know that there was a case of cyber case where the Pakistan Tehreek-e-Insaf, the leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf, he said that America is controlling the political turmoil, or you can say the political system of Pakistan. It it, it mainly made another challenge for Pakistan to again balance the relations with America. But currently, if we see that the the concerns of America to get the rare earth metals of Balochistan, they are again aligning with Pakistan. In conclusion, we can say that this whole relation between Pakistan and America is a complex transaction driven by the strategic interest, mutual benefits, and stranded due to the significant trust deficit. But for gaining the regional goals, there is a need to shift towards the sustained and unprecedented partnership with America. That's all for the lecture of US पाकिस्तान रिलेशंस. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें
और अगर आप कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, यू मस्ट कमेंट। थैंक यू सो मच।